ठीक है जनाब, रिकॉर्डिंग भी ऑन कर ली। अच्छा, अननेसेसरी माइक जो है ना काइंडली आप लोग बंद कर दिया करें, वरना घर की आवाज़ें आती हैं आप लोगों की। अच्छा जी, तो कंपाइल, अच्छा अब आ जाते हैं बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाट इज इट? एनी आइडिया अबाउट इट? सॉफ्टवेयर की भी बात हो गई, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की भी बात हो गई, कंपाइलर इंटरप्रेटर भी आ गए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कौन डिफाइन करेगा? सर जिस लैंग्वेज में हम कोडिंग करते हैं या प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, जरूरी है जिस लिखते हैं, लैंग्वेज में इसे हम करें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। नहीं, सर हेलो, आवाज आ जी रही जी, है मेरी? जी जी बोलिए। सर जब हम प्रोग्राम हम करेंगे, ह्यूमन करेगा, तो जाहिर सी बात है हमारी ही लैंग्वेज में होगा। तो यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज आती है जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है। ह्यूमन, जी हाँ, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल होती है और एज लाइक मशीन अंडरस्टैंडेबल भी होती है। उसके अंदर सिंटैक्स वगैरह होते हैं जो, हेलो जी जी आ रही है आवाज, आप बेफिक्र होके बोलिए। सर, मतलब उसके अंदर सिंटैक्स वगैरह होते हैं और मतलब स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं। तो वो पहले से ही जो है उसको पता होता है, सॉफ्टवेयर को, जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे होते हैं जिसके लिए, तो उसको अच्छा पता होता है। चलें, बिल्कुल ठीक है जी। कायनात, आप कुछ कह रही थी? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में कम्युनिकेशन होती है। और उसमें जो है ना, ह्यूमन की जो लैंग्वेज होती है वो हाई होती है और मशीन की जो होती है वो लो होती है। और दूसरा ये है कि सर मशीन की जो लैंग्वेज होती है वो मतलब लाइक 1 0 ऐसी होती है, तो हमें उनके हिसाब से चलना होता है। उसका कोई फॉर नाम भी तो होता एग्जाम्पल है ना? सर जैसे 0 है वो हमारी लैंग्वेज में सब ऑफ बाइनरी है। होता बाइनरी होता है, सही है जी। कायनात, जीरो क्या होता है? सर 0 जो है वो हमारी लैंग्वेज में तो ऑफ होता है, और जो है वो 1 है वो ऑन होता है। तो उस लिहाज से हमारा तो ऑन ऑफ है, लेकिन मशीन के लिए हम 0 1 यूज करेंगे। तो जीरो वन के मशीन के लिए भी तो जीरो वन है, ऑन ऑफ ही होता है। सर लेकिन उसके जो प्रोग्राम के लिए कह रही हूँ मैं भी प्रोग्राम के लिए कह रहा हूँ। मशीन को जो सर इंस्ट्रक्शन, जो बिट जीरो मिलेगी तो इसका मतलब वो बिट ऑन ऑफ है उसके लिए, जो वन यस मिलेगी सर, उसके लिए ऑन है। तो फिर यस सर, तो मैं भी यही बता रही हूँ। कहना क्या चाहते हो? अरे सर जो सर मैं लीगल कह मैटर्स रही है हूँ ना, जी कि फहद बताएं। सर उनको बताने दें। चलें बता दें, कायनात कंप्लीट कर लें अपनी बात फिर। सर मेरा मतलब है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंसान और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन होती है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही होता है। तो अब तो सही बस यही बता डेफिनेशन रही आई है। अब मुझे ये भी, सर, तो अब मुझे आज समझ मैं भी में आई यही है, मुझे अब समझ में आई है, लिटरली अब समझ में आई है। अच्छा जी, उस्मान हयात क्या कह रहे हैं? सर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन विच वी गेट द वेरियस इनपुट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन टेक्निक है, दैट्स इट। ठीक है, यस सर, जो कायनात आपने बताया। अब ह्यूमन को कौन सी टेक्निक समझ में आती है? वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। यस सर और वो भी मैंने मशीन को बताया। ये भी बताया, मैं सहमत हूँ आपसे। और मशीन को जो लैंग्वेज समझ में आती है वो उसको हम लोग लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन जीरो और वन के अलावा कोई तीसरी चीज जानता ही नहीं है, सही है। यस सर, अब जो अब जो मशीन को जीरो, और हम लोग जीरो वन को जानते नहीं, हम लोग जीरो वन को सिर्फ इतना जानते हैं कि भाई जीरो का मतलब ऑफ होता है, वन का मतलब ऑन होता है। इसके अलावा तीसरी चीज हम कोई जानते नहीं है, और मशीन भी नहीं जानते इनके अलावा। अब भाई हमारी लैंग्वेज मशीन कैसे समझे? ये काम किसका होता है? कंपाइलर और इंटरप्रेटर का होता है, समझाने का काम, सही है। तो ओके सर। अब यहाँ पे हमारे पास वही कैटेगरीज आ गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल लाइक जावा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, सी लैंग्वेज, फॉर्ट्रन, एफ शार्प, समथिंग एल्स। और लो लेवल लैंग्वेज में हमारे पास कौन सी लैंग्वेज आती है? कोबोल और समथिंग एल्स, सही है। नहीं, बेसिक नहीं आती इसको। यानी को बेसिकली ये कोबोल एज सच लो लेवल नहीं है, लेकिन जो है ना
लो लेवल लैंग्वेज वही होती है जो मशीन अंडरस्टैंड करे। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, जो मैंने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन से पहले बात की थी कि अगर कोई भी प्रोग्राम डेवलप किया जाता है तो उसके पीछे कोडिंग से पहले ये 3 बुनियादी चीजें हो रही होती है कोडिंग से पहले। अब आप यहाँ पे खुद ही अंदाजा कर लो कोडर की औकात क्या है। यानी मैं कोई डिग्रेड नहीं कर रहा, लेकिन आप खुद देखो कि कोडिंग का नंबर 4थे नंबर पे आ रहा है। और अगर पूरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर को जो कोड करता है, प्रोग्राम को जो कोड करता है डेवलपर्स, वो 4थे या 5वें नंबर पे आता है। यानी मैं यूं मिसाल दूं कि अगर मुझे कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाना है तो मैं सबसे पहले जाके सॉफ्टवेयर हाउस में प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करूंगा कि जो तमाम प्रोजेक्ट्स का ऑर्डर देता है, यानी लाइक ठेकेदार, घर बनवाना है ठेकेदार से बात करेंगे, ठीक है। अब वो ठेकेदार जो होगा वो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा। ठेकेदार आप, हम मजदूर को नहीं बताते, मजदूर को कौन बताता है? ठेकेदार बताता है। इसी तरीके से हम कोडर को नहीं बताएंगे भाई ये काम कर दे, नहीं, कोडर को कौन बताएगा? प्रोजेक्ट मैनेजर यानी एनालिस्ट बताएगा। और उसको रिक्वायरमेंट कैसे मिलेंगी? प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो स्टेक होल्डर यानी कस्टमर से मुलाकातें करता है। एक मुलाकात में ये काम नहीं होता, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का पूरा फेस होता है, सही है। तो बाकायदा इन फील्ड्स में जो है पीएचडीज वगैरह हो रही हैं सिर्फ इन्हीं फेजेस में। डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई हो रहे होते हैं भाई, कौन सा मॉडल आगे जाके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पूरा कोर्स आएगा, उसमें तमाम चीजें और क्लियरली आपको पता चलेंगी। थोड़ा थोड़ा आपको ड्राई भी लगेगा ये कोर्स, क्योंकि सिर्फ इसमें बातें ही होती हैं, जैसे अभी मैं बातें कर रहा हूँ, कोई काम तो कर नहीं रहा। तो ये चीजें आ रही हैं, लैब मैनुअल का पार्ट है, तो इसलिए आप लोगों को बताना जरूरी है कि भाई कस्टमर जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात करता है, उसको पूरी अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को की एनालिसिस होती है। प्रॉब्लम पूरी डेफिनेशन देखो, अगर मैं कैलकुलेटर की मिसाल दूं तो कैलकुलेटर की बहुत सारी प्रॉब्लम थी कि भाई ये तो साइंटिफिक कैलकुलेशन है ना, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन और फैक्टराइजेशन। अगर मैं एक और कैटेगरी की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन भी तो आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक कैलकुलेशन भी तो आती है, साइन कॉस टेन, ये अलग कैटेगरी आ गई, अर्थमेटिक ऑपरेशन अलग कैटेगरी आ गए, सही है, बाइनरी ऑपरेशन अलग आ गए, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल ये सब कैलकुलेशन अलग आ गई। साइंटिफिक कैलकुलेटर में तमाम मोड होते हैं। अब ये बनने से पहले पूरी ओवरऑल एक प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या थी कि भाई इतने इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन आ गए, उसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना है। अब पूरी ओवरऑल पूरी डेफिनेशन इसमें होती है, इस फेज में। फिर उसके बाद प्रॉब्लम जब डेफिनेशन हो गई तो फिर प्रॉब्लम की एनालिसिस में क्या होता है? जी जनाब। सर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर जो आपने मिसाल दी ठेकेदार और मजदूर की, अगर ठेकेदार यहाँ पर हम लोग प्रॉब्लम क्रिएटर को ले लेते हैं, ठीक है, और मजदूर जो है वो उसका सॉल्यूशन है, जैसे जो इस वक्त 4th जो है उसके ऊपर नंबर पर आ रही है, तो ये एक तरह से जो हम डेवलपर्स इंशाल्लाह बनने जाएंगे तो ये हमारे साथ ज्यादती नहीं होगी सर? तो फिर तो मजदूर के साथ भी ज्यादती होनी चाहिए, पसीना तो उसका खुशक होता है, खून उसका भी खुशक होता है, होती है ना सर उनके साथ ज्यादती? मेहनत। तो हम तो तो उनके कौन क्यों साथ है जानता ना, है? हम तो बोलते हैं देखो मेरी ज्यादती हो बात रही है। सुनो, मेरी बात सुनो, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना वो प्रोजेक्ट ऐसे ही ओहदा नहीं मिल जाता प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस चाहिए। और कौन सा एक्सपीरियंस? देखो हमेशा याद रखो, ठेकेदार को छत बनानी नहीं आती होगी, लेकिन उसको तरीकेकार उसको आता होगा, उसको मतलब प्रैक्टिकल नहीं आता होगा, लेकिन उसको तरीकेकार आता होगा कि बनानी ऐसे है। वो आपको सिर्फ ये बताएगा कि भाई ऐसे बनानी है, और बनाने का तरीका आपको आता होगा। भाई अगर मुझे एक जो है वो एक यूं समझ लो कि ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, ठीक है, बनानी है। अब तरीकेकार मैं बताऊंगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट है, बनाना मुझे तो नहीं आता होगा ना। आप लोग बनाने वाले हो, बनाना कैसे है उस चीज को ये आपको आता होगा। तो इसमें ज्यादती क्या है? आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम करेगा।
लाइक सर इसमें ये वाली एग्जांपल ही हो सकती है ना, अगर कोई स्नैक वाला गेम बना रहा है तो मतलब जो उसका मैनेजर होगा वो उसे बताएगा कि भाई स्नैक इस कलर का होना चाहिए, बैकग्राउंड इस कलर का होना चाहिए, होना बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही होना है, चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन बनाएगा तो प्रोग्रामर ही ना, वही बनाएगा बनाएगा। प्रोग्रामर, उसका काम ही वही है। एक वो सिर्फ मजदूर का हिंट दे काम सकता ही जी एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट बतानी है। प्रोजेक्ट मैनेजर ठेकेदार जो है वो रिक्वायरमेंट बताता है कि भाई लड़के काम ऐसा करना है और ऐसा ही है। जी करना है, सर। और मजदूर का काम है बिल्कुल वैसा ही करना है। यस सर। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, दिल पे मत लिया करें हम लोग। ठीक है, जो जिसका काम है वो उसको। अच्छा, फिर उसके बाद प्रॉब्लम, जब प्रॉब्लम की डेफिनेशन आ गई तो प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या होता है भाई, कौन बताएगा क्या हो सकता है? डेफिनेशन भी आपके सामने है, पढ़ें जरा, बताएं फिर। सर जो प्रॉब्लम खड़ी हुई है हमारे सामने, उसके ऊपर एनालाइज करते हैं कि हाउ टू सॉल्व इट, दैट इज द प्रॉब्लम एनालिसिस। दैट्स इट। यस सर। देखो, सर अगर मैं इसकी मिसाल इस तरीके से दूं, भाई सर तुम्हें जो है सर ना 2 मंजिला घर बनाना है, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर आपका सवाल लेता हूँ। मुझे 2 मंजिला घर बनाना है, चलो भाई ये पूरी प्रॉब्लम आपके सामने आ गई, चलो भाई लग जाओ, क्या पूरी प्रॉब्लम को एक साथ टैकल करना शुरू करोगे? नहीं सर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप बाय स्टेप। तो प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या स्टेप होता है, बाय स्टेप होगा सर। वो पूरी जो ओवरऑल एक डेफिनेशन आती है ना, प्रॉब्लम डेफिनेशन, उसको ब्रेक डाउन करते हो सब प्रॉब्लम्स में। यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिंपलर सब प्रॉब्लम में। तो भाई 3 मंजिला का घर बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, बुनियादें डलेंगी। बुनियाद डलने के लिए पहले आपको पिलर खड़े करने पड़ेंगे, जब वो पिलर स्ट्रांग हो जाएंगे फिर उसके बाद दीवारें खींचना शुरू करोगे, स्टेप बाय स्टेप। तो प्रॉब्लम एनालिसिस में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलते हैं कि पहली प्रॉब्लम को अगर हमने मतलब हमने पूरी ओवरऑल प्रॉब्लम को सब डिवाइड कर दिया इनटू पार्टीशन में, तो कौन से पहले पार्ट को जो है वो सॉल्व करते हुए चलना है, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। जी आदिल, आप कुछ सवाल कह रहे थे। सर मैं बता रहा था कि प्रॉब्लम एनालिस्ट होता है ना, उसमें ये करना होता है। फॉर एग्जांपल हमें कोई जो है ना एक सेंटेंस बनाना है, तो एक एक तरीकेकार उस सेंटेंस बनाने का तो ये है कि पूरा हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। दूसरा तरीकेकार ये है कि हम लोग उस सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं ना उसको दिमाग में एनालाइज करते हैं और फिर वर्ड बाय वर्ड उसको लिखते हैं और फिर वो एक सेंटेंस बनता है, तो वो एनालाइज हो जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल सर हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो उसमें हम लोग दिमाग में ये सोचते हैं ना कि कौन सा सेंटेंस हमने लिखना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो उसे वर्ड बाय वर्ड हम लोग लिखते हैं। तो सर ये मैं बोल रहा था आपको। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद तीसरा फेज क्या आएगा, एल्गोरिथम डिजाइन एंड रिप्रेजेंटेशन, सूडो कोड और फ्लो चार्ट। इस सब के बारे में भी आप लोगों ने एटलीस्ट इंटर लेवल पे तो पढ़ा ही होगा। फ्लो चार्ट क्या होता है, 9 मैट्रिक से बच्चे बना रहे होते हैं, बल्कि उससे भी पहले से यस सर। कंप्यूटर के कोर्स में। सर कंप्यूटर पढ़ी नहीं लेकिन थोड़ा बहुत पता है। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, जो पता है वो बताएं, कोई ऐसी बात नहीं है। सर मैं फ्लो भी आप लोगों से सीखने बैठा हूँ। सर फ्लो चार्ट सिंपली फॉर्म है किसी चीज को भी समझाने का। बिल्कुल सही है। एक विजुअल डायग्राम है बेसिकली, जिसके कुछ पैटर्न होते हैं, जिसके हर बॉक्स का कोई ना सर कोई मकसद होता है, मतलब होता है। पिक्टोरियल। जी सर। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली, कि जी आपके पूरे सॉफ्टवेयर के फ्लो को डायग्रामेटिकल इस तरीके से बताओगे। अच्छा, इसी तरीके से अब यहाँ पे आते हैं एल्गोरिथम एंड डिजाइन एंड रिप्रेजेंटेशन की। देखो अब इसमें कहानी क्या आएगी, एल्गोरिथम डिजाइन, एल्गोरिथम इज लाइक रेसिपी। मैं तो क्लियरली बता दूं, इसकी मिसाल मैं बच्चों को यही देता हूं कि रेसिपी, खाने की रेसिपी। एल्गोरिथम में जो नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं हम उसको हरगिज आगे पीछे नहीं कर सकते। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि अगर मुझ जैसा बंदा अगर बिरयानी बनाने खड़ा हो और मेरे सामने एक रेसिपी है 5 स्टेप्स की, तो मैं पहला स्टेप 5वां स्टेप इंप्लीमेंट करूं कि मैं बजाय पहले पतीले में घी डालने के मैं चिकन डाल दूं, तो वो तो चिपक जाएगी चिकन। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है भाई, तेल डालना है, तेल में प्याज फ्राई करनी है, अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, फिर चिकन डालनी है चौथे स्टेप में।
तो चिकन कब डलेगी? चौथे स्टेप में डलेगी। और अगर मैं पहले स्टेप में चिकन डाल दूंगा तो वो चिकन बर्बाद हो जाएगी मेरी। ठीक है, तो इस चीज को समझो, अल्गोरिथम इज लाइक रेसिपी ऑफ एनी कुकिंग डिश। तो अगर किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को, किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए अगर कोई एल्गोरिथम बना हुआ है या अगर आपने बनाना है, तो जिसमें वो प्रोग्राम बनाते वक्त जो जो इनिशियल स्टेप हैं आपने वही स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप आगे पीछे हरगिज नहीं हो सकता कि अगर मुझे 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं तो मुझे 2 पहले वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, तभी मैं उसको फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूं। अगर मुझे फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले मास और एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए। जब वो वैल्यू मिलेगी तभी, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकता जब तक कि मुझे मास और एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा। इज इट ट्रू और नॉट? यस सर, इट्स ट्रू। ठीक है, तो इसी चीज को समझने की कोशिश करो कि अल्गोरिथम डिजाइन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास फ्लो चार्ट आ जाएगा। अब फ्लो चार्ट के कुछ सिंबल्स हैं, उसको समझ लो, क्योंकि तुम लोगों का टास्क जो है ना वो यही है लैब नंबर 1 में, जो तुम लोगों को प्रोग्राम बनाने दिए। कोडिंग नहीं है, कोडिंग तो मैं बताऊंगा कि इम्प्लीमेंट एक प्रोग्राम करके दिखाऊंगा, लेकिन लैब नंबर 1 का हरगिज मकसद कोडिंग करवाना नहीं है। लैब नंबर 1 का मकसद सिर्फ ये करना है कि भाई किस तरीके से प्रॉब्लम है हमारे पास, उसको उसका एल्गोरिथम बनाना है, उसका सूडो कोड बनाना है और उसका फ्लो चार्ट बनाना है। लैब नंबर 1 में यही है। अब देखें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है हमारे पास, फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में ये जो ओवल शेप होती है इसका मतलब होता है कि स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, जब फ्लो स्टार्ट होगा तो वो स्टार्ट का ओवल शेप आएगा और जब फ्लो खत्म होगा तो स्टॉप का। फिर उसके बाद ये जो कर्व वाला जो हमारे पास बॉक्स है, जिसके जो कॉर्नर जो है वो कर्व है, इसका मतलब होता है कि वो इनपुट भी हो सकता है, वो आउटपुट भी हो सकता है, वो रीडिंग कंडीशन भी हो सकती है, वो राइटिंग कंडीशन भी हो सकती है, वो गेटिंग इन्फो भी हो सकती है, वो कोई मैसेज शो भी हो सकता है। सही है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोग्राम मिला है कि भाई 2 नंबर यूजर से इनपुट लेने हैं, तो पहले मुझे एक मैसेज जनरेट करेगा, इंटर प्लीज इंसर्ट द वैल्यू ऑफ मास। फिर इसके बाद जो है वो मैं दूसरा, तो मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम जो है वो बना के भी दिखा देता हूँ। क्या फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पहली कंडीशन है, यहाँ से मेरा प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये थोड़ी लंबी हो जाएगी मुझसे, तो थोड़ी बर्दाश्त कर लेना भाई। तो कुछ इस टाइप का जिसका कॉर्नर जो है ना थोड़ा सा कर्व हो, बल्कि इसमें एक आध एग्जाम्पल हुई हुई है नीचे, मैं तुम लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। देखो अब यहाँ पर ये तो मतलब है इस वाले बॉक्स का कि भाई इनपुट भी इसमें आ सकता है, आउटपुट भी, रीडिंग राइटिंग कंडीशन भी, गेटिंग इन्फो और शो इन्फो भी आ सकता है। जो एक्चुअल प्रोसेस होगा ना, चाहे उसमें कोई फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी कैलकुलेशन हो सकती है, कैलकुलेशन के लिए हमेशा ये वाला बॉक्स आएगा, सीधा वाला। और उस कैलकुलेशन पे होने वाला डिसीजन कि अगर प्रॉफिट, फॉर एग्जांपल मैं एक प्रॉफिट लॉस की मिसाल देता हूं कि भाई आप हमारे पास 2 यूजर्स इनपुट हैं, प्रॉफिट कब मिलता है? जब आपकी कॉस्ट जो है वो कम लगे और आपका एवरेज, मतलब जो, यानी फॉर एग्जांपल कोई भी आपने चीज इन्वेस्ट करी और उस पे जब आप प्रॉफिट ले रहे हो, इसको बेच रहे हो, तो उसकी कॉस्ट प्राइस भी निकल जाए और साथ साथ एडिशनल प्राइस भी निकल जाए, तो ये आपका जो एडिशनल प्राइस होगी वो क्या होगी, आपकी आपका प्रॉफिट होगा।
अगर वो चीज बेचने के बाद आपकी कॉस्ट प्राइस भी उसमें से ना निकले तो वो लॉस होगा। तो इसका डिसीजन कैलकुलेशन के बाद कौन लेगा? ये वाला बॉक्स लेगा। अगर वो वैल्यू प्रॉफिट की है तो वो प्रॉफिट जनरेट करे, और अगर वो लॉस की है तो आगे आएगी हमारे पास एग्जांपल, इसको देखते हैं। अल्गोरिथम और सूडो कोड में फर्क कौन बताएगा? अल्गोरिथम इज जस्ट लाइक रेसिपी, टोटली ह्यूमन लैंग्वेज। यानी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ड ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड अल्गोरिथमी। जो हमारे साइंटिस्ट थे, मुस्लिम साइंटिस्ट, उनके नाम पे ये अल्गोरिथम का वर्ड ड्राइव हुआ है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व द पर्टिकुलर प्रॉब्लम नॉर्मली फॉलो द नेचुरल लैंग्वेज बाय द कॉमन एंड फॉर द कॉमन। यानी इसमें टोटल जो आएंगे ना अल्गोरिथम में, वो हमारे पास क्या आएंगे? ह्यूमन लैंग्वेज, जैसे नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन सूडो कोड क्या होता है? सिमिलर टू अल्गोरिथम होता है, लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड्स यूज हो रहे होते हैं, सिंबल यूज हो रहे होते हैं। अल्गोरिथम में एक भी आपको सिंबल यूज होता हुआ नहीं मिलेगा। अब इन्होंने एक एग्जांपल ली है फोर्स की। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इक्वल टू इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन, राइट? अच्छा जी, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई सपोज वी हैव टू फाइंड द फोर्स जनरेट बाय मास एंड व्हेन एक्सेलरेटेड। So what we can do this by the calculating the product of mass and acceleration। भाई फोर्स जब कैलकुलेट करनी है तो हमें मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? स्टेरिक मल्टीप्लाई। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब हमें ये मेरे पास सवाल है, आप लोगों का टास्क भी इसी तरह का है। सवाल आपको दिया जाएगा, इस तरीके से फॉर्मूला भी दिया जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूले का अल्गोरिथम भी बनाना है, सूडो कोड भी लिखना है, और फ्लो चार्ट भी बनाना है। एक एग्जांपल ये हुई है। अब आप यहाँ पे देखो कि इस फोर्स इक्वल टू एम ए का अल्गोरिथम क्या बना है? अल्गोरिथम समझना, आस्क इंफॉर्मेशन वैल्यू अबाउट द मास। आपसे सबसे पहले मास की वैल्यू मांग रहा है, बिल्कुल सही है। मास होगा, एक्सेलरेशन होगा, दोनों का प्रोडक्ट होगा, तभी तो फोर्स निकलेगा। तो अब दूसरे स्टेप में क्या है? पहला मास निकल गया, दूसरा क्या है कि ask information value about the acceleration store in a placeholder another variable say a। भाई मास की वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा? m। एक्सेलरेशन की वैल्यू यूजर से इनपुट लेंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे, उस वेरिएबल का नाम क्या होगा? a। अब हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है? जब ये दो यूजर से इनपुट मिल गए, ये दो वैल्यू मिल गई, तो इनको क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट के लिए क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई m। m क्या था? ये मास। एंड a क्या था? एक्सेलरेशन, टू गेट द फोर्स। जब आप m और a की वैल्यू को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपको फोर्स मिल जाएगी, और रिजल्ट इज स्टोर इन द वेरिएबल। और फोर्स आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा दो जिसका नाम होगा f, और प्रिंट करवा दो। ये अल्गोरिथम बन गया। क्लास, इसमें कोई ये सवाल मुझसे ना कर ले कि सर वैल्यू कहाँ से आएंगी। वैल्यू का कहीं जिक्र नहीं है, आपको सिर्फ अल्गोरिथम डिजाइन करना है। ये है रेसिपी। अब रेसिपी में, अब मुझे बिरयानी की रेसिपी चाहिए। अब बिरयानी मुझ पे डिपेंड करता है जब मैं कोडिंग करूंगा। वैल्यू कब आएंगी? जब मैं कोडिंग करूंगा। अभी कोडिंग नहीं कर रहे, हमें सिर्फ रेसिपी बनानी है। बिरयानी की रेसिपी ये है भाई, ये करो, ये करो, ये करो, वो करो, बिरयानी बन गई। लेकिन कितनी क्वांटिटी में करो, इट डिपेंड अपॉन द मी। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। अब इसी का सूडो कोड कैसे लिखेंगे? देखो सूडो कोड क्या होता है। पहला स्टेप स्टार्ट से करोगे, आखिरी स्टेप स्टॉप से करोगे, जिस तरीके से फ्लो चार्ट में होता है। फिर उसके बाद सूडो कोड में आपके पास आ जाएगा ये कीवर्ड है प्रिंट। किसी भी लैंग्वेज का प्रिंट हो सकता है। हम लोग सी शार्प की बात कर रहे हैं, तो आप सूडो कोड यहाँ पे प्रिंट करके, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है प्रिंट के बाद सिंबल लगाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक तरीके से एक कोड डिजाइन किया हुआ है कि भाई पहले आपसे पूछेगा एंटर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। पहले ये मैसेज प्रिंट होगा। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है, पहले मैसेज प्रिंट होगा, फिर उसके बाद जाहिर सी बात है जब स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ आता है तभी तो हम उसको देख के यूजर से इनपुट करते हैं ना। हमने फॉर्म फिल जब कर रहे होते हैं तो प्लेस होल्डर ऊपर आ रहे होते हैं ना,
कि भाई इसमें नेम डालें, इसमें फादर नेम डालें, इसमें CNIC डालें। अगर वो प्लेस होल्डर ही नहीं होंगे तो आपको क्या पता कि कौन सी वैल्यू कहाँ डालनी है। तो इसी तरीके से आपने अपने सूडो कोड में भी ये डिफाइन करना है कि पहले अगर वैल्यू ले रहे हो मास की, तो आप यहाँ पे लिखो प्रिंट करवाओ मैसेज कि भाई पहले मास की वैल्यू चाहिए। फिर तीसरे स्टेप में एक यूजर इनपुट करो, ये आएगा यूजर इनपुट। अब यूजर इनपुट कोड के थ्रू तो हम लोग कोई ना कोई सेंटेक्स लिखेंगे ना, यहाँ पे आपको सेंटेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने ये वाला सिंबल यूज करने के, यूजर इनपुट आएगा यूजर से, और वो अब जैसे यहाँ पे बताया हुआ था ना कि आज इनपुट पूरा डिफाइन किया था कि भाई यूजर से इनपुट लो मास में और स्टोर कर दो एक वेरिएबल m में। इन्होंने क्या किया, ये सिंबल को नोटिफाई किया कि भाई ये सिंबल का मतलब ये है एरो का कि भाई यूजर से इनपुट आया और कहाँ पे सेव हुआ, मास के वेरिएबल में। इसी तरीके से फिर जब मास यूजर से इनपुट आ गया तो फिर दूसरी M में। वैल्यू, हाँ फिर जब पहला इनपुट आ गया तो दूसरा इनपुट के लिए मैसेज दे रहा है कि भाई अब एस्केलेरेशन की वैल्यू प्रिंट करो, वो यूजर से इनपुट करो। फिर जब यूजर से इनपुट आया तो वो किस में गया, ए में गया। फिर उसके बाद ये छठा जो स्टेप है ना, ये क्या है, कैलकुलेशन वाला, कि भाई m में जो वैल्यू यूजर से इनपुट आई थी, a में जो वैल्यू यूजर से इनपुट आई थी, दोनों को मल्टीप्लाई करवा के जो तीसरी वैल्यू बनी है वो f में आ जाए, और फिर प्रिंट f कर दो, फिर स्टॉप हो जाए। ये सूडो कोड आप इस तरीके से लिखोगे, इसमें सिंबल यूज होंगे ये वाले। अब देखो मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई के लिए इन्होंने सिंबल यूज किया, यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई लिखा। सर जी जी कोई कुछ कह रहा है? सर रिपीट कीजिएगा लास्ट स्टेप, रिपीट कीजिएगा लास्ट स्टेप, आपकी वॉइस कट गई थी। लास्ट स्टेप में मैंने ये अर्ज किया आपको कि जब दो यूजर्स इनपुट आ गए, एक m में आ गया और एक a में आ गया, आखिरी स्टेप में क्या किया, सूडो कोड का मतलब ये है कि सूडो कोड में आप सिंबल यूज करते हो, अल्गोरिथम में टोटल आप वर्डिंग यूज करते हो। अल्गोरिथम में भाई अगर किसी ने कोई भी सिंबल यूज कर लिया ना तो वहां पे करेक्शन हो जाएगी, वहां पे नंबर डिटेक्शन हो जाएंगे, अल्गोरिथम गलत हो सकता है आप लोगों का। तो अल्गोरिथम में कभी भी कोई सिंबल यूज ना करे। अब देखो इन्होंने मल्टीप्लाई का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, नहीं, अल्गोरिथम में मल्टीप्लाई लिखना है। जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे बात की है ना कि आस्क इंफॉर्मेशन वैल्यू ऑफ मास एंड स्टोर इन द वेरिएबल m, तो ये पूरा अल्गोरिथम में वर्ड टू वर्ड इंग्लिश में लिखना होता है। लेकिन सूडो कोड में आप सिंबल यूज कर सकते हो, अगर बीच में प्लस आ रहा है तो प्लस यूज कर दो, माइनस आ रहा है माइनस यूज कर दो फॉर्मूले में, डिवाइड आ रहा है तो डिवाइड का सिंबल यूज कर दो। जैसे इन्होंने यहाँ पे ये सिंबल यूज किया, इसका मतलब ये होता है कि भाई वैल्यू कहीं जा रही है, वैल्यू कहीं जा रही है, यूजर से इनपुट आ रही है और कहाँ जा रही है, m में जा रही है। फिर प्रिंट का मैसेज आया, फिर यूजर से इनपुट आ रही है तो a में जा रहा है। फिर उसके बाद जब इन दोनों में वैल्यू आ चुकी है, यूजर से m में भी और a में भी, तो दोनों के दरमियान आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाया है इन्होंने, ठीक है। सिंबल लगा के जब मल्टीप्लाई होकर जो तीसरी वैल्यू बन रही है वो f में जा रही है और फिर फाइनली f प्रिंट हो रहा है, तो फोर्स प्रिंट हो रहा है। अब इसका फ्लो चार्ट देखो, स्टार्ट किया, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाले बॉक्स का क्या मतलब था कि इसमें आप इनपुट भी ले सकते हैं, इसी में आउटपुट भी आ सकता है, इसमें कोई मैसेज डिस्प्ले भी आ सकता है, कोई मैसेज भी प्रिंट हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग इसी एल्गोरिथम के बिहाफ पर देख रहे हैं ना, पहले क्या है, मैसेज प्रिंट हो रहा है, तो पहले हमने बॉक्स में कर्व वाले बॉक्स में हमारा मैसेज आ गया। दूसरा कर्व बॉक्स क्यों बनाया, क्योंकि हम लोग इसमें इनपुट भी ले सकते हैं। ये हमारे पास आउटपुट है, ये इनपुट है। ये पहला इनपुट है रीड इनपुट m का इनपुट आया यूजर से। जी सर स्टार्ट का कॉलम ऊपर नहीं होगा, प्लीज इंटर मास ऑफ आपकी अपनी मर्जी है, ये ऊपर लिख दो, इट्स अप टू यू, लेकिन आपने एरो से डिफाइन कर दिया ना कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके सर, ओके। ठीक है, एरो की रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि स्टार्ट यहाँ पे लगा दो, नहीं, स्टार्ट इसके बराबर में हो सकता है, इसके ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास स्टार्ट आ गया, ये इनपुट आ गया, फिर हमारे पास अगला मैसेज आ रहा है आउटपुट के भाई एस्केलेशन की वैल्यू दो। ये भी कर्व वाले बॉक्स में आ गया, ये वाले भी कर्व बॉक्स में आ गया। अब उसके बाद ये वाला देखो, अब यहाँ पे हो रही है कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के लिए क्या बात की थी, कैलकुलेशन के लिए क्या बात की थी, प्रोसेस कैलकुलेशन के लिए ये वाला बॉक्स आएगा, ठीक है, स्क्वायर बॉक्स। एक स्क्वायर बॉक्स आएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद जब फोर्स कैलकुलेट हो गया तो फोर्स प्रिंट करवाना, ये हमारा आउटपुट है, ये भी कर्व बॉक्स में आ जाएगा और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। अब इन्होंने एक और एग्जांपल ली हुई है यहाँ पर, आई थिंक सो नहीं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, क्लास 2 मिनट मुझे दीजिएगा। अच्छा, ये मीटिंग हमारी एंड होने वाली है, 8 मिनट रह गए, इसके बाद आप लोग नमाज ब्रेक ले लीजिएगा 20 मिनट का, फिर उसके बाद हम लोग अगले सेशन ज्वाइन करेंगे। अच्छा जी, अब अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई मेरे पास एक प्रॉफिट और लॉस की एक एग्जाम्पल है। क्या है कि भाई सबसे पहले इनपुट मांगा जा रहा है, 2 इनपुट मांगे जा रहे हैं कि भाई आपकी इनकम क्या है और आपकी कॉस्ट क्या है। तो ये दोनों इनपुट कौन से बॉक्स में आएंगे, चौकोर बॉक्स में आएंगे या फिर ये कर्व वाले में आएंगे? सर कर्व वाले में आएंगे। कर्व वाले में आएंगे, कर्व वेरी वाले गुड। में सर। अब उसके बाद अब बीच में एक कंडीशन हम यहाँ पर दे रहे हैं, चलो मैं यहाँ पर कह देता हूँ इसकी मिसाल कि भाई पहले ये हमसे मांग रहा है इनकम, ठीक है भाई। इसी तरीके से मैं यहाँ से इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और इधर मैं इसका नाम दे देता हूँ, ये यहाँ पे मुझसे मांग रहा है कॉस्ट, ठीक है भाई। अब यहाँ पर एरो दे दो, फिलहाल हम लोग ये वाला एरो दे देते हैं, एक एरो ये आ गया, एक एरो ये आ गया, ये दोनों कर्व हैं, इसको स्क्वायर मत समझना भाई। फिर इसी तरीके से एक और बॉक्स मैंने यहाँ से उठाया लेकिन इधर रखा है, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक ये वाला एक डिसीजन दूंगा, ये भी तो था ना एक। अब इसका मतलब क्या है, कंडीशन। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दूंगा मैं, कंडीशन को समझना। अब यहाँ पे जो मैं कंडीशन देने जा रहा हूँ वो ये देने जा रहा हूँ कि भाई अगर इनकम इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट है, ये कंडीशन है। इनकम क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस्ट, तो मैं यहाँ पे भी एक एरो लगा देता हूँ। अब यहाँ पर दो मेरे पास डिसीजन होंगे, एक डिसीजन कुछ यहाँ पे आएगा, सॉरी मैं यहाँ पर इसको, एक डिसीजन यहाँ पे आएगा और एक डिसीजन जो है वो यहाँ पे आएगा। अब इधर मैं यहाँ पर इसको मिटाकर अब इधर मैं कहता हूँ कि भाई ये वाला जो डिसीजन है वो यस का है और ये वाला जो डिसीजन है वो नो का है। अब ये चीज समझ में आ रही है। अब आपसे क्या कहा कि भाई दो यूजर से इनपुट लेने हैं, इनपुट आ गए, एक इनकम का इनपुट आ गया और एक कॉस्ट का इनपुट आ गया। अब बीच में कंडीशन आ गई, देखो इनकम और कॉस्ट में जब खेलते हैं तो प्रॉफिट और लॉस में बात जाती है, ठीक है। अगर हमारे पास इनकम अगर ग्रेटर देन इक्वल है कॉस्ट के, जो भी हमने कॉस्ट लगाई उस पर अगर हमारी इनकम जो है वो ग्रेटर हुई तो इसका मतलब कि हमारा प्रॉफिट जनरेट हुआ। अगर ये बात यस हुई तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट। तो मैं यहाँ पर एक स्क्वायर जनरेट करता हूँ, ये वाला, ये मेरे पास एक कैलकुलेशन है और कैलकुलेशन के बाद एक्सक्यूज मी सर, ये आपने इनकम और कॉस्ट का बॉक्स बनाया है, इसकी थर्ड वाला थोड़ा रिपीट कर लीजिए आप। मैं इनकम करता हूँ, अभी लेस रिपीट देन करता हूँ। इज इक्वल टू कॉस्ट। जी जी मैं करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ये बॉक्स बनाते हैं कुछ ये वाला,
अच्छा ये विजिबल हो रहा है सबको? यस सर। यार ये बहुत रफली बनी है, बस इसको समझ लो, क्योंकि मैं इसको सिर्फ एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ये आ जाएगा कैलकुलेट। सर आप वर्ड पे बना लेते। कैलकुलेट ओके, पर लंबी करने का शौक है मुझे। चलो अब तो बन गई। आप लोग वर्ड यूज करना, बीजीओ यूज करना, जो मर्जी टूल यूज करना, बस डायग्राम सही बनाना आप लोग। देन उसके बाद सर ये पैरेललोग्राम में नहीं होगी प्रिंट प्रॉफिट? क्या चीज? प्रिंट प्रॉफिट पैरेललोग्राम में नहीं होगी, आउटपुट है। हाँ ये होगी, उसी में ही होगी, सर उसी आपने में ही स्क्वायर होगी। में की हुई है। हाँ मैंने स्क्वायर में की हुई है, ये मिस्टेक है, तुम लोग सही कर लेना। समझ में तो आ गया ना? अच्छा यस अब सर। यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस सवाल को समझने की कोशिश करो। स्टार्ट है, स्टार्ट में हमसे दो यूजर से इनपुट मांगे जा रहे हैं। एक करो यूजर से इनपुट इनकम में, ये भी पैरेललोग्राम में आ गया। कॉस्ट, ये भी यूजर से इनपुट है, पैरेललोग्राम में आ गया। अब इन दोनों पर डिसीजन है कि अगर इनकम की वैल्यू कॉस्ट की वैल्यू से अगर बड़ी हो और ये कंडीशन ट्रू हो तो क्या हो जाए, कैलकुलेट प्रॉफिट हो जाए कि इनकम माइनस कॉस्ट। भाई ये कॉस्ट है, ठीक है, मैंने इनकम कर दिया, ये कॉस्ट है।